तो भैया टीचर्स डे सेलिब्रेटेड 5 सितंबर एवरी ईयर। ये टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? बर्थडे ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मेरा क्वेश्चन फिर शुरू होता है, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे को हम टीचर्स डे क्यों मनाते हैं? कोई खास बात रही होगी, कौन बताएगा पूरी क्लास में? अरे कौन थे ये? सर वो खुद टीचर थे। खुद टीचर थे, उसके अलावा? बोलते जाओ जल्दी जल्दी, बढ़िया बात है जी। टीचर थे, लेकिन टीचर तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनकी वजह से कोई ऐसा सेलिब्रेशन नहीं होता। जल्दी जल्दी बोलना है जी। टीचर के अलावा बहुत बड़े लिटरेचर राइटर थे, बुक्स लिखते थे, बड़ी फेमस बुक्स लिखी इन्होंने। और बताते जाओ जल्दी जल्दी। पॉलिटिशियन थे, पॉलिटिशियन थे हिंदुस्तान के। मेरा क्वेश्चन है, हिना से है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। खबरदार गलत बताया तो। हिना जल्दी जल्दी। सर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट याद कर लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मजे की बात, सबसे ज्यादा टेन्योर, सबसे ज्यादा लंबे समय तक हिंदुस्तान में जो प्रेसिडेंट रहे वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अरे क्यों? 2 टर्म पूरी करी है इन्होंने। अरे एक टेन्योर 5 साल का होता है प्रेसिडेंट का, उन्होंने लगातार एक के बाद एक 2 टेन्योर पूरे करे। 10 साल तक हमारे देश में क्या रहे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वो पूछ रहे, फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉन्गेस्ट टेन्योर जिस प्रेसिडेंट का था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज ए प्रेसिडेंट रहे तो उस टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट, जल्दी जल्दी बताओ, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हिंदुस्तान के पहले वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और हिंदुस्तान के दूसरे प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अरे याद हो गया? आए ना? अरे बोलना है भैया। यस सर। मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं कि जो हमने उस इंपॉर्टेंट डेज में लिखा है वो खाली वो तारीखें नहीं है, उन तारीखों के साथ बहुत बड़ी हिस्ट्री, बहुत बड़ा फिलॉसफी कंसेप्ट छुपा हुआ है, जिसमें से हम कुछ की चर्चा करते हैं हर बार। तो यहां मैंने बात बताया 5 सितंबर क्या है, टीचर्स डे मना रहे हैं। फिर बात कर रहे हैं टीचर्स डे किसकी वजह से? बर्थडे ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे ये? हिंदुस्तान में फेमस बुक राइटर थे, बहुत सारे लिटरेचर्स लिखे हुए इन्होंने। पॉलिटिशियन थे, हिंदुस्तान के पहले वाइस प्रेसिडेंट, दूसरे प्रेसिडेंट थे। और मजे की बात बताता हूं, 27 टाइम्स ये आदमी नॉमिनेट हुआ नोबेल प्राइज के लिए। पूरी क्लास, यू हर्ड अबाउट द नोबेल प्राइज? पूरी क्लास आज स्टोरी चलने वाली है, क्या मजेदार। देखो नया शब्द आया, नोबेल प्राइज। अरे जल्दी बताओ नोबेल प्राइज। यस सर। हिना बोल रही है, पता है, ध्यान से सुनना। 27 टाइम नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुए और एक बार भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। और नोबेल प्राइज में वो 11 बार लिटरेचर के लिए नॉमिनेट हुए और पीस के लिए भी नॉमिनेट हुए। बाकी बचे हुए टाइम पर वो पीस के लिए नॉमिनेट हुए। दीपांशु मेरा साउंड आ रहा है आपके पास? बच्चे, अवंतिका, अनन्या। यस यस सर। 27 टाइम्स नॉमिनेट हुए नोबेल प्राइज के लिए, बहुत बार लिटरेचर सब्जेक्ट के लिए, बहुत बार पीस के लिए, लेकिन एक बार भी सेलेक्ट नहीं हुए। अब यहाँ नोबेल प्राइज की बात चल रही है तो मैं उसकी स्टोरी सुना दूं। अरे रट्टे, वैसे तो मैंने असाइनमेंट बना रखा है, एक तो काम है सीधा सीधा रट्टा मार लो, एक है उसके कंसेप्ट को इंटरेस्टिंग बनाते हुए याद कर लो। अरे किसी को सुनना है क्या नोबेल प्राइज स्टोरी? अरे बोल। यस सर। हाँ भैया। तो सुनो ध्यान से। नोबेल प्राइज, इस दुनिया में एक आदमी प्रकट हुआ स्वीडन कंट्री में, स्वीडन कंट्री में, नाम था एल्फ्रेड नोबेल। कौन बोलेगा मेरे साथ साथ, जिसका साउंड स्पीकर ठीक है, इंटरनेट ठीक है? अनन्या बोल पाओगे? यस सर। तो जल्दी जल्दी बोलो, कौन सी कंट्री का था? स्वीडन का। स्वीडन। स्वीडन का आदमी का नाम क्या था? एल्फ्रेड नोबेल। इसने, अल्फ्रेड नोबेल। ये साइंटिस्ट था, इसने डायनामाइट बनाया। क्या बनाया? डायनामाइट। डायनामाइट। डायनामाइट बनाया, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया, बहुत सारा वेल्थ आ गया इसके पास। लेकिन मरने से पहले, ईयर बोल रहा हूं याद करो, 1885 में इसने एक विल लिखी। 1885 में इसने विल लिखी कि मेरे जाने के बाद जो मेरी ट्रस्ट है, जो इतने सारे पैसे को होल्ड करेगी, वो हर साल नोबेल प्राइज बांटेगी पूरी दुनिया के 5 पर्सनैलिटीज को सेलेक्ट करके जिन्होंने मैनकाइंड के ऊपर कोई बढ़िया वर्क करा है। अनन्या मेरी बात समझ में आती है? यस सर। मैं फिर स्टोरी बोल रहा हूं, स्टोरी याद कर लो। एल्फ्रेड नोबेल क्या बनाया था? साइंटिस्ट था, डायनामाइट बनाया था, बहुत सारी वेल्थ उसके पास आ गई। तो उसने 1885 में अपनी विल लिखी, वसीयत लिखी मेरे जाने के बाद, कि मेरी वेल्थ में से ऐसे ऐसे नोबेल प्राइज बांटा जाए। और 1896 में स्वाहा। अनन्या समझ गए? ये एल्फ्रेड एल्फ्रेड
नोबल चला गया, Nobel. एक्सपायर हो गया। और उसके जाने के बाद इस ट्रस्ट ने पूरी दुनिया में 1901 से प्राइज बांटने शुरू कर दिए। आसिफ को पता चला नोबल प्राइज कब से बट रहे हैं? 1901। आसिफ भैया 1901 से 1901 से नोबेल प्राइज बंटने शुरू हो गए। शब्द याद करने शुरू कर दो। ये कहाँ बांटे जाते हैं? स्वीडन में बांटे जाते हैं। कैपिटल ऑफ स्वीडन, जल्दी जल्दी बोलते जाओ जी। कैपिटल ऑफ स्वीडन, स्वीडन कंट्री की कैपिटल स्टॉकहोम। अनन्या बोलो, कैपिटल ऑफ स्वीडन। Stockholm. ये सेलिब्रेशन साल में एक दिन होता है और वो तारीख है 10 दिसंबर। बोलते जाओ, नोबेल प्राइज का सेलिब्रेशन कब होता है? स्टॉकहोम, कैपिटल ऑफ स्वीडन, और तारीख क्या है? 10 दिसंबर हर साल। ये क्लियर है? Yes, sir. पहली बार प्राइज कब बटे? 1901 में। 1901 में फील्ड बताता हूं। उसने कहा इस दुनिया के 5 पर्सनैलिटीज को सेलेक्ट करो अलग अलग फील्ड के। फील्ड याद करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर। मैंने 5 फील्ड बोले हैं, नाम बताओ जल्दी से अनन्या। Physics, chemistry, peace, literature, मेडिसिन। medicine. ये 5 फील्ड के लोगों को, ये 5 फील्ड के जो बेस्ट पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने उस साल मैनकाइंड के लिए कोई बहुत बढ़िया काम करा है, उनको सेलेक्ट कर लो। किसी एक फील्ड में मैक्सिमम 3 लोगों को चुना जा सकता है, 3 से ज्यादा सेलेक्ट नहीं हो सकते। दीपांशु को बात समझ में आ रही है? यस सर। मैंने क्या कहा? 1901 से नोबेल प्राइज बंटने शुरू हो गए। एल्फ्रेड नोबेल की विल के अकॉर्डिंग जो ट्रस्ट बनाई गई। ये कहां, किस कंट्री का रहने वाला था? स्वीडन का। किस दिन सेलिब्रेशन होता है नोबेल प्राइज का? 10 दिसंबर। कहां पर? कैपिटल ऑफ स्वीडन, स्टॉकहोम। 1901 से जो प्राइज बंटने लगे वो कितने फील्ड्स पर थे? दीपांशु जल्दी बोलो, कितने फील्ड पर प्राइज मिलते हैं? तो 5। 5 नाम याद रखना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और इसके अलावा लिटरेचर एंड पीस। लेकिन वक्त बदलने के बाद 1950 ऑनवर्ड्स इसमें एक सब्जेक्ट और जोड़ दिया गया। वो सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स। यानी आज पूरी दुनिया में 6 फील्ड के बेस्ट पर्सनैलिटीज को, जिसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क करा है पूरी दुनिया में, उनको चुना जाता है और 10 दिसंबर में स्टॉकहोम स्वीडन में बुलाकर नोबेल प्राइज दिया जाता है। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। इस Yes, sir. नोबेल प्राइज में मिलता क्या है? याद करो, एक गोल्ड मेडल, एक गोल्ड मेडल जिसके ऊपर एल्फ्रेड नोबेल की शक्ल होती है। इसके अलावा 10 मिलियन स्वीडिश करेंसी, 10 मिलियन स्वीडिश करेंसी प्लस एक डिप्लोमा डिग्री मिलती है। क्या बोला है मैंने अनन्या? रिपीट। एक गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा डिग्री और 10 मिलियन स्वीडन डॉलर्स। स्वीडिश करेंसी पूरी स्वीडिश करेंसी। पूरी क्लास से पूछ रहा हूं, स्वीडन में कौन सी करेंसी? मैंने कराना है ये सीसीसी, कंट्री, कैपिटल, करेंसी। फिर भी यह क्वेश्चन चल रहा है। स्वीडन, स्वीडन की कैपिटल याद करा स्टॉकहोम, उसकी करेंसी पूरी क्लास कौन बोलेगा? स्वीडिश, पूरी क्लास स्वीडिश क्रोना, स्वीडिश क्रोना। दीपांशु बोलो करेंसी स्वीडन की। स्वीडिश क्रोना। स्वीडिश करोना, कैसे बोल रहा हूं मैं? तो ये क्या देते हैं? जो भी नोबेल प्राइज अवार्डी होता है उसको देते हैं एक गोल्ड मेडल, इसके अलावा 10 मिलियन स्वीडिश करेंसी यानी स्वीडिश कॉर्न प्लस एक डिप्लोमा। ये क्लियर हो गया दीपांशु? यस सर। तो ये देखो, कोई भी टॉपिक, अब कागज में सिर्फ एक लाइन लिखी है नोबेल प्राइज, लेकिन ये नोबेल प्राइज नहीं है। इसकी पूरी पिक्चर मालूम होनी चाहिए कि किसने बनाया, कब बनाया, कितने फील्ड्स के लोगों को मिलता है और आज क्या चेंजेस आ गए। पहले 5 फील्ड के लोगों को मिलता था, आज 6 फील्ड के लोगों को मिलता है। एक बढ़िया बात बताइए, किसी भी फील्ड में मैक्सिमम कितने लोगों को सिलेक्ट किया जा सकता है? दीपांशु जल्दी से। सर 3 को। 3 को, मैक्सिमम 3 को। और अब मैं बता रहा हूं हिंदुस्तानियों के नाम जिनको आज तक ये नोबेल प्राइज मिला है। यहां मेरा क्वेश्चन किससे शुरू हुआ था? 5 सितंबर से। याद रखना, टीचर्स डे। किसको? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ये व्यक्ति 27 टाइम्स, जिसमें 10 से ज्यादा बार वो लिटरेचर के लिए और 20 से ज्यादा बार वो किसके लिए सिलेक्ट हुआ? जल्दी बोलो जी, किसके लिए सिलेक्ट हुआ? पीस के लिए, पीस और लिटरेचर के लिए नॉमिनेट हुआ है। एक बार भी नोबेल प्राइज नहीं मिला इस व्यक्ति को। लेकिन एक बढ़िया बात बता दूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए ये भारत रत्न अवार्डी हैं। भारत रत्न मैंने पीछे याद कराया था, हिंदुस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। जल्दी जल्दी बोलो जी। भारत भारत रत्न। रत्न। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है। भारत रत्न क्या है? ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। उसके बाद सिविलियन अवार्ड और भी होते हैं। क्या होते हैं? पद्म विभूषण। अरे भारत रत्न से छोटा कौन सा होता है? पद्म विभूषण। उससे छोटा पद्म भूषण, उससे छोटा पद्मश्री। कोई बोलेगा पद्म? मैं बोलता हूं दोबारा, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और आखिरी में हाईएस्ट सिविलियन की बात कर रहे हैं भारत रत्न। कौन बोलेगा? अनन्या रिपीट।
पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। भारत रत्न। तो वापस आते हैं जी। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न अवार्डी हैं, लेकिन नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया। 27 टाइम्स नॉमिनेट हुए थे। मैं नोबेल प्राइज की पिक्चर आगे कंटिन्यू कर रहा था, नोबेल प्राइज की पिक्चर आगे चला रहा था। हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति जिसे नोबेल प्राइज, हिंदुस्तान में आजादी से पहले 2 लोगों को नोबेल प्राइज मिल गया था। दीपांशु मैंने क्या बोला है, रिपीट। तो इंडिपेंडेंस से पहले 2 लोगों को नोबेल प्राइज मिला था इंडिया में। आजादी से पहले 2 हिंदुस्तानियों को, इंडियन लोगों को नोबेल प्राइज मिल गया था। बड़ी मजेदार स्टोरी। 1901 से नोबेल प्राइज शुरू हो रहा है और हिंदुस्तान में एक व्यक्ति को 1913 में नोबेल प्राइज मिल गया। 1913 नाम बताओ पूरी क्लास। 1913। रविंद्रनाथ टैगोर। क्या बढ़िया बात है, क्या बढ़िया बात है। ये किसने बोला है नाम, कौन था भैया? अक्षित। क्या बढ़िया बात है। अरे सारे सुन लो ध्यान से। हिंदुस्तान में पहला आदमी जिसे नोबेल प्राइज मिला, रविंद्रनाथ टैगोर। ईयर 1913, सब्जेक्ट लिटरेचर, जो बुक लिखी उसका नाम, पूरी क्लास। इस दुनिया की बेहतरीन पुस्तकों में से है। जल्दी बताओ बुक का नाम। हे भगवान। गीतांजलि। अनन्या, बुक का नाम? गीतांजलि। गीतांजलि। अब याद कर लो सारे बच्चे, जो बातें बोली जा रही है हर चीज लिखी नहीं जा सकती। मैंने क्या बोला है? हिंदुस्तान का पहला नोबेल प्राइज जिस व्यक्ति को मिला, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ईयर 1913, सब्जेक्ट लिटरेचर, और जो बुक लिखी उसका नाम गीतांजलि। गीतांजलि क्या है? पोएट्री बुक, पोएट्री लिखी हुई है उसमें। रविंद्रनाथ टैगोर पूरी दुनिया में फेमस हो गए अपनी पोएट्री को लेकर। इस पुस्तक में मोर देन 150 पोएट्रीज लिए हैं। अरे दीपांशु, कितनी पोएम्स लिखी हुई हैं इसमें? सर मोर देन 150। मजे की बात बताता हूं, हिंदुस्तान का नेशनल एंथम क्या है? मेरा क्वेश्चन अनन्या से है। जन गण मन। जन गण मन। ये नेशनल एंथम किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। क्या बढ़िया बात है। नेशनल एंथम, अरे बंगाली लैंग्वेज में लिखा है, बंगाली लैंग्वेज में लिखा है। बाद में उसका हिंदी वर्जन हिंदुस्तान का नेशनल एंथम बन गया। वो बंगाली भाषा में बोलते हैं भारत भाग्य विधा। हम तो अब हिंदी लैंग्वेज ही बोल पा रहे हैं ना, तो भारत भाग्य विधाता, तो ऐसा कुछ उन्होंने बंगाली लैंग्वेज में लिखा, जन गण मन। तो भैया क्वेश्चन बहुत सारे याद हो रहे हैं। तो जन गण मन नेशनल एंथम है, किसने लिखा? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। हिना। रविंद्रनाथ टैगोर। इस पुस्तक में लिखा हुआ है। पुस्तक का नाम क्या है? गीतांजलि। पुस्तक का नाम गीतांजलि। ये रविंद्रनाथ टैगोर का घर का नाम बताओ, जल्दी जल्दी बोलो जी। शांति निकेतन। क्या बढ़िया बात है। कहाँ पर है? कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। अरे वाह। हिना, देख के आए हो क्या आप? हिना सर ये म्यूजिक क्लास नहीं सर, वहां नहीं गए थे। अच्छा, क्या बढ़िया बात है। तो भैया रविंद्रनाथ टैगोर, आश्रम बना रखा इन्होंने, आश्रम का नाम शांति निकेतन। भैया उस जमाने में मास्टर थे। दीपांशु, मास्टर समझते हो ना, जो ट्रुथ को रिफ्लेक्ट करता है, सच्चाई। अच्छा, ओके। और ट्रुथ क्या होता है? जिसे दुनिया में कभी बदला नहीं जा सकता। तो रविंद्रनाथ टैगोर अपने टाइम के मास्टर थे, अपने टाइम में मास्टर थे, और उन्होंने एक आश्रम बनाया। आश्रम का नाम शांति निकेतन। शांति निकेतन उनका निकनेम। अरे जैसे महात्मा गांधी का, पेपर में क्वेश्चन आते हैं, महात्मा गांधी का निकनेम बापूजी। पूरी दुनिया महात्मा गांधी को किस नाम से बुलाती थी? निकनेम, जल्दी बोलते जाओ। बापूजी। बापूजी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बोला जाता था? अरे बोलो ना जल्दी जल्दी। चाचा नेहरू। चाचा नेहरू, चाचा जी बोलते थे। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू का तारीख बता दो जरा, बर्थडे ऑफ चाचा जी। 14 नवंबर। इंडिया में चिल्ड्रंस डे के नाम से मनाते हैं। ये भी कल आने वाला है, कल के कागज में मैं डिस्कस करूंगा। असाइनमेंट मैंने भेज दिया आपको। चाचा नेहरू। तो ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर को निकनेम क्या बोलते थे? गुरुदेव। अरे रविंद्रनाथ टैगोर का निकनेम गुरुदेव। उनका घर शांति निकेतन। शांति निकेतन। पुस्तक लिखी, लिटरेचर, गीतांजलि। मोर देन 150 पोएट्स। इन्होंने क्या लिखा था? हिंदुस्तान का नेशनल एंथम, जन गण मन। अरे शब्द याद हो रहे हैं? हिना, अरे आवाज नहीं आ रही बच्चों। यस सर, यस सर। आगे सुनो ध्यान से। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम, पूरी क्लास, एनी वन ऑफ यू, जल्दी जल्दी। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर क्या थे? फाउंडर ऑफ, कौन बताएगा? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज। उस वक्त इंडिया में इंडियाज अवेकनिंग चल रही थी। अरे बचपन में कभी गलती से आपने हिस्ट्री पढ़ी हो और याद हो गई हो? हिस्ट्री पढ़ी हो और याद हो गई हो? पूरी क्लास। अरे बोलो ना। चिराग, चिराग, अवंतिका, अनन्या, कहाँ रह गए भाई? देवेंद्रनाथ,
टैगोर फादर थे, उन्होंने स्थापना करी थी ब्रह्म समाज की। इंडिया अवेकनिंग चल रहा था, इंडिया में 33 करोड़ देवी देवताओं के चुंगल में लोग फंसे हुए थे, सुपरस्टिशियस बिलीफ से आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे, अपनी पावर को खत्म कर लिया था, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था और अपने आप को दीनहीन मानते थे हिंदुस्तानी। दुनिया भर की कुरीतियां थी, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा। अरे समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूं हिना? यस सर। तो यहां पर इन सारी चीजों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी। एजुकेशन पॉलिसी आ गई थी, एजुकेशन पॉलिसी याद कर लो। इंडिया अवेकनिंग में पहला आदमी जिसे बोला जाता है मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, पूरी क्लास कौन बताएगा? एक और क्वेश्चन, राजा राम मोहन बढ़िया रॉय। बात, क्या बढ़िया बात। इस बच्चे के पास ह्यूमैनिटी थी क्या हिना? नो सर, कॉमर्स। अरे वाह क्या बात है। हाँ, तो राजा राम मोहन राय, RRMY याद कर लो। देखो टॉपिक कहां से शुरू हुआ कहां जा रहा है। राजा राम मोहन राय फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। तो उसी टाइम पर ब्रह्म समाज की स्थापना करी किसने? रविंद्रनाथ टैगोर के फादर ने, देवेंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने ही बनाया था ये आश्रम शांति निकेतन, शांति निकेतन। तो भैया गाड़ी तो जितनी मर्जी आगे चला सकते हैं। फिलहाल इस टॉपिक पर वापस आते हैं अपने, वापस आते हैं। मेरा टॉपिक वापस क्या चल रहा था? पहला नोबेल प्राइज किसे मिला? देखो भी नोबेल प्राइज भी खत्म नहीं हुआ। अरे बोलते चलो। रविंद्रनाथ टैगोर। ईयर 1913, सब्जेक्ट लिटरेचर, बुक का नाम गीतांजलि, गीतांजलि। आगे चलते हैं। दूसरा नोबेल प्राइज अंग्रेजों के जमाने में मिला 1930 में, 1930 में। कौन बोलेगा कब मिला? सीवी रमन। या क्या बात, बढ़िया बात है अक्षित, क्या बात है। अरे अक्षित ये बता सकते हो सीवी रमन, सीवी रमन को 1930 में जो नोबेल प्राइज मिला वो किस सब्जेक्ट पे मिला? अक्षित लिटरेचर। ना ना, ए भाई साइंटिस्ट था सीवी रमन, साइंटिस्ट था फिजिक्स का। उसने थ्योरी लिखी थी, पौधे भी सांस लेते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं। लाइट इफेक्ट्स बनाए थे, लाइट इफेक्ट्स। और इस बात को रमन इफेक्ट बोला जाता है, उन्हीं के नाम से पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। नोबेल प्राइज मिला सीवी रमन 1930। पौधे भी सांस लेते हैं, लाइट इफेक्ट की थ्योरी लिखी थी, पूरी दुनिया में वो थ्योरी आज भी रमन इफेक्ट के नाम से जानी जाती है। आसिफ क्लियर हो गया जो मैंने बोला? यस भैया। इसके बाद देश की आजादी, आजादी के बाद आज तक हिंदुस्तान में 3 इंडियंस को नोबेल प्राइज मिला है। अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। आजादी से पहले 2 नाम बोलो जल्दी से हिना। सर रविंद्रनाथ टैगोर एंड सीवी रमन। सीवी रमन। टॉपिक याद होना चाहिए किस टॉपिक पे मिला है, किस साल में मिला है। आजादी के बाद 3 लोगों को 1979 मदर टेरेसा, बंगाल। इन्होंने विडोज के लिए बहुत बड़ा आश्रम बनाया और जन कल्याण के लिए काम करा। पूरी लाइफ मदर टेरेसा ने इसी काम में समर्पित कर दी, लोगों की सेवा करना, सेवा भावना। तो मदर टेरेसा को किस सब्जेक्ट पर मिला? पीस के लिए मिला। किस साल में मिला? 1979 में मिला। अरे क्लियर हो गया? आए ना? यस सर। 1998 हिंदुस्तान में अमर्त्य सेन को मिला, अमर्त्य सेन को मिला। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, थ्योरी लिखी फैट थ्योरी। अरे फैट की फुल फॉर्म कोई बच्चा बता सकता है? फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन, फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन थ्योरी लिखी, जिस थ्योरी को लेकर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, जिस आदमी को नोबेल प्राइज दिया गया, इंडियन प्रोफेसर अमर्त्य सेन। क्या नाम बोला हिना? रिपीट करो। प्रोफेसर अमर्त्य सेन। सब्जेक्ट याद होना चाहिए इकोनॉमिक्स, थ्योरी याद होना। आपके लिए बता रहा हूं मैं, कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी आपको बुक में कहीं पर भी। फैट थ्योरी के लिए मिला 1998। और रिसेंटली हिंदुस्तान में सबसे आखिरी आदमी जिसको नोबेल, देखो आगे किसको मिलेगा पता नहीं, इससे पिछला जो नोबेल प्राइज मिला है वो 2014 में मिला है, 2014 में मिला है। कैलाश सत्यवर्ती, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी किस सब्जेक्ट पे मिला? पीस के ऊपर। आदिवासी जनजाति इलाकों में इन्होंने सारी जिंदगी लगा दी बच्चों की पढ़ाई पर, उन लोगों के उत्थान पर। कैलाश सत्यार्थी। क्या नाम है दीपांशु, क्या नाम है बोलो? कैलाश सत्यार्थी। सत्यार्थी 2014 में मिला है। और इसके साथ साथ पीस के लिए पाकिस्तान में कौन बताएगा? मलाला यूसुफजई, उनको भी सिलेक्ट किया गया था। कैलाश सत्यार्थी के अलावा मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की। क्या नाम बोला है मैंने? जल्दी बोलो आसिफ। मलाला यूसुफजई। यूसुफजई। तो फिलहाल हम तो इंडियंस के नाम याद कर रहे थे। 2014 में किसे मिला? कैलाश सत्यार्थी। कुल मिला के कौन बताएगा अब तक कितने हिंदुस्तानियों को नोबेल प्राइज मिला है? जल्दी जल्दी, अभी मैंने बताया 5 फील्ड्स याद करा दिए, स्टोरी बता दी। तो भैया चीजें बड़ी अनलिमिटेड है, जितना मर्जी करे जाओ।
तो चीज़ों को याद करो। अब इतनी सारी बातें बोली हैं, सुनने मात्र से याद रखना चाहिए। फिलहाल इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स असाइनमेंट सबको भेज दिया था, सबने याद कर लिया होगा। भैया कोई भी चीज़ पीछे मत छोड़ना, साथ साथ करते जाना, डाटा बहुत सारा बढ़ने वाला है। असाइनमेंट्स में एक और आज भेज दिया इंपॉर्टेंट डेज का, तो ऐसे भेजता रहूँगा। असाइनमेंट्स अलग चलेंगे, क्लासेस अलग चलेगी, और जब इतनी नॉलेज हो जाए कि हम कोई क्वेश्चन बैंक भेजें और आप उसे ट्राई कर सको, तो फिर वो भेजने का काम शुरू करेंगे। अभी बिजनेस इस हफ्ते में हम एक और सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। एक तो पॉलिटी शुरू कर देंगे। पॉलिटी बोले तो लीगल एप्टीट्यूड, और एक और सब्जेक्ट को और ऐड करने वाले हैं, बिजनेस एप्टीट्यूड। तो मैं अपनी क्लास में 2 टॉपिक और जोड़ रहा हूँ इन असाइनमेंट्स के साथ साथ। असाइनमेंट्स में मिसलिनियस वाले चला ही रहा हूँ, तो उसके साथ साथ बिजनेस एप्टीट्यूड और साथ में लीगल एप्टीट्यूड, पॉलिटी भी जोड़ दिया जाएगा। तो ये हमारा मिसलेनियस जीके का। इसमें मैंने मॉन्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स भेजे थे आपके पास। अजंता एलोरा नाम सुना है आपने? आयना यादव, अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर है। यस सर, शहर सुना का है। नाम औरंगाबाद। किसने बनाया? बस ये पता होना चाहिए जो फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं ये कहाँ पर हैं, किसने बनवाया? गुप्ता रूलर ने बनाया। गुप्तास को क्या कहा जाता है? मैं भी हिस्ट्री में लिखवाने वाला हूँ। एंशिएंट इंडिया में गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया है ये, हिंदुस्तान का वो टाइम जोन जिसकी वजह से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सबसे ज़्यादा वेल्थ था हिंदुस्तान में। गुप्तास डायनेस्टी करीब करीब 250 ईयर्स तक इन लोगों ने स्ट्रॉन्ग तरीके से पूरे हिंदुस्तान पर कंट्रोल करा। गुप्तास डायनेस्टी, जिस टाइम पर भागवत, अरे भागवत समझते हो आपको? ये विष्णु पुराण, भागवत कथा जो आजकल हमारे मोहल्लों में होती है, ये गुप्तास के टाइम पर बड़ी फेमस हुई थी। अरे नाम सुना है भागवत कथा? अरे टीवी में भी चलती है आजकल तो। यस सर। तो ये कथाओं का कार्यक्रम गुप्तास डायनेस्टी में फेमस हुआ है। वापस आ रहे हैं जी। अरे कितने वेद होते हैं जल्दी से बताओ, वेद बताओ, वेदों की संख्या। अरे 4। 4। दर्शन शास्त्र कितने होते हैं? दर्शन शास्त्र जल्दी जल्दी 6। पुराण कितने होते हैं? 18। कोई भी नहीं बोल रहा। आगे चलते हैं जी। अरे उपनिषद कितने बताए थे? उपनिषद तो बता दो। उपनिषद 108। 108। वेदांगास कितने होते हैं? जल्दी बोलो। वेदांगास 6। तो हिस्ट्री में सब डिस्कशन करेंगे। फिलहाल 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा ये किसने बनवाया? ये अजमेर में बना है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। 2.5 दिन का अरे मस्जिद का नाम है ये। भाई लोग बहुत सारे पोएट्स ना पोइट्री भाषा में बोलते हैं ये जीवन 2 दिन का। अरे दीपांशु समझ में आता है? भैया जीवन तो 60 70 80 साल का मिला है, लेकिन पोएट अपनी पोइट्री भाषा में बोल देता है ये जीवन 2 दिन का। तो ऐसा ही पोइट्री लैंग्वेज मस्जिद बनवाई, प्रेयर की जगह बनाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसको नाम दिया 2.5 दिन का झोपड़ा कि ये जीवन 2 दिन 2.5 दिन। अरे समझ में आता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि क्या सोच के उन्होंने लैंग्वेज रखी? आगे चलते जाओ। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार स्लेव डायनेस्टी का पहला राजा जिसने इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करी थी, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अरे 1206 में 1206 एडी में स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। मिडिवल इंडिया शुरू हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव, पहला राजा बना स्लेव, और इसके बच्चे ने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन पूरी करी थी। बच्चे का नाम इल्तुतमिश। ये तो मैंने पहले डिस्कस करा है, दोबारा आएगा। तो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करी। दिल्ली में बना हुआ है, सबको मालूम है। हौस खास दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी की बात करने वाले हैं हम लोग। खिलजी मस्जिद। इसके अलावा फिरोज शाह कोटला दिल्ली में ही है भैया, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। आरामबाग आगरा बाबर। हुमायूंस टॉम्ब दिल्ली के अंदर हुमायूं की वाइफ ने बनाई। पुराना किला, ये बात बढ़िया है, मिडिवल इंडिया में हम डिस्कस करेंगे। पुराना किला किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने हिंदुस्तान में 2 चीज़ें बनाई जो फेमस है, एक पुराना किला और दूसरा कौन बता सकता है? पूरी क्लास। कंस्ट्रक्शन की 2 चीज़ें जो आज भी हिंदुस्तान में फेमस है। पुराना किला, अरे पुराना किला बोले तो अरे दिल्ली का चिड़ियाघर, रेड फोर्ट। अरे ए भाई, हे भगवान, ओल्ड फोर्ट। अरे बच्चे रेड फोर्ट नहीं है। अरे चिड़ियाघर देखा है आप लोगों ने? चिड़ियाघर कभी गलती से गए हो बाय मिस्टेक? चिड़ियाघर दिल्ली का। यस सर। तो चिड़ियाघर की जो दीवारें हैं वही है पुराना किला, वही है पुराना किला। अरे क्लियर है बच्चों? यस सर। इसके अलावा क्या बनवाया? जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, काबुल से लेकर, अरे अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, काबुल से लेकर दिल्ली तक सड़क बनाई, ग्रैंड ट्रंक रोड। किसने? शेरशाह सूरी ने। और एक और कारनामा करा था, जो ये चांदी का सिक्का अंग्रेजों के टाइम पर चलता था, सबसे बड़ा रुपया, अरे पेपर करेंसी तो होती नहीं थी, ये शेरशाह सूरी की इंट्रोडक्शन है, उनकी देन है ये रुपया चांदी वाला। अरे समझ में आता है ना?
यस सर। इत्मादुद्दौला फोर्ट आगरा में नूरजहां ने बनवाया। आगरा फोर्ट ये सब पढ़ लेना भैया। अकबर वाली बात बता देता हूँ, अकबर ने अपनी कब्र खुद बना ली थी। अरे मरने से पहले अपनी कब्र खुद बना ली। कलर कौन सा है इसके कब्र का? लाल रंग की। क्या बोलते हैं? सिकंदरा। कहाँ पर है? आगरा से पहले अकबर ने अपनी कब्र का अरेंजमेंट अपने जाने से पहले खुद ही कंस्ट्रक्शन पूरी करा ली थी कि जब हम जाएं तो वहां भेज देना हमें। अरे क्लियर हो गया? सिकंदरा कहा जाता है आगरा से पहले। क्लियर हो गया सबको? हिमा, हेना, आयना। यस सर। फतेहपुर सीकरी आगरा में अकबर ने। शालीमार गार्डन श्रीनगर में जहांगीर ने बनवाया। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ किसने बनवाया? महाराणा कुंभ ने। हवा महल भैया ये तो फेमस है जयपुर में। अरे जयपुर का दूसरा नाम मैंने बचपन में बताया था, जल्दी बताओ क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। और मैंने कहा था आमेर। आमेर का किला। आमेर का किला है वहां पर, उसको लेकर मैंने बातें बताई थी। जंतर मंतर दिल्ली में बनाया हुआ है, ये आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने बनवाया था। तो ये सारी डिटेल आपके पास है, बस याद करना है। नाहरगढ़ का किला। अरे आमेर के किला एक पहाड़ी पर है, सामने दूसरी पहाड़ी है। कभी कोई गया जयपुर? अरे जल्दी बोलो। तो भैया आमेर का किला एक पहाड़ी पर है, उसके सामने दूसरी पहाड़ी है, और उस पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है कौन सा? नाहरगढ़ का किला। जयपुर में आमने सामने ये दोनों पहाड़ियां, एक जगह से दूसरा किला नजर आता है। सवाई जयसिंह ने बनाया था। भरतपुर फोर्ट, जोधपुर फोर्ट, ये बीबी का मकबरा। भैया ये बीबी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने अपनी वाइफ के जाने के बाद उसकी याद में बनवाया बीबी का मकबरा इन औरंगाबाद। चार मीनार सबको मालूम है, फेमस है। हैदराबाद में कुली कुतुब शाह ने बनवाई। छोटा इमाम बाड़ा फेमस है लखनऊ में, मोहम्मद अली शाह ने बनवाया। दिलवाड़े के जैन टेम्पल भैया राजस्थान में एक ही हिल स्टेशन है माउंट आबू, जहां पर दिलवाड़े के जैन टेम्पल है, सिद्ध राजा ने बनवाया। रेड फोर्ट दिल्ली का शाहजहां ने बनवाया। तो ये सारी बातें याद कर लेना बच्चों, आइडिया मैंने दे दिया है। ज्योग्राफी पर वापस आना चाह रहे हैं, एलिफेंटा के मुंबई के अंदर है, राष्ट्रकूटाज ने बनवाया। गेटवे ऑफ इंडिया अंग्रेजों ने बनवाया, मालूम है बच्चों कहां पर है गेटवे ऑफ इंडिया? जैसा दिल्ली में हम इंडिया गेट देखते हैं, ऐसा ही महाराष्ट्र में मुंबई में क्या है बच्चों? हिना, अरे आवाज। गेटवे ऑफ इंडिया। अच्छा ये बढ़िया बात चल रही है। जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल कहां पर है बच्चों? जल्दी बताओ। उड़ीसा। उड़ीसा में। उड़ीसा की कैपिटल बताओ, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के पास ही है, भुवनेश्वर के पास ही है जगह, पूरी समुद्र का इलाका है। जगन्नाथ टेम्पल बनाया। जगन्नाथ टेम्पल के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये किस गॉड को रिफ्लेक्ट करता है? अरे किस भगवान को रिफ्लेक्ट करता है? किसका टेम्पल है ये? अरे देवी देवता विष्णु जी। विष्णु जी। अरे कोई एक हाँ विष्णु जी, अरे बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। जगन्नाथ विष्णु जी को ही बोला जाता है, विष्णु जी को ही बोला जाता है जगन्नाथ। तो वापस आ रहे हैं जी। तो ये पुरी में बना हुआ है, किसने बनवाया? अनंत वर्मन गंगा। भैया यहीं पर ही पुरी में ही एक और टेम्पल है, सन को रिफ्लेक्ट करता है। पूरी दुनिया में सन की प्रेयर का एक ही टेम्पल है बच्चों, और ये पुरी में ही है, करीब करीब 35-40 किलोमीटर दूर। और उस इलाके को बोलते हैं कोणार्क। क्या बोलते हैं हिना? जल्दी नाम बोलो। कोणार्क। कोणार्क में जो टेम्पल है उसे कोणार्क टेम्पल भी बोलते हैं, सन टेम्पल भी बोलते हैं। कोणार्क कहाँ पर है? पुरी के अंदर है, पुरी के अंदर है। ये किसने बनवाया? नरसिम्हा देव ने। यहाँ मैं जगन्नाथ टेम्पल की एक बढ़िया बात बताता हूँ, जगन्नाथ टेम्पल की एक बढ़िया बात बताता हूँ। इसके ऊपर से, इस टेम्पल के ऊपर से, कारण मुझे नहीं पता, वो आप ढूंढ लेना, इसके ऊपर से आज तक कभी कोई एरोप्लेन, कोई हेलीकॉप्टर, कोई पक्षी इसके ऊपर से फ्लाई नहीं करता कभी भी। हिस्टोरिकल हैपनिंग्स है ये। दीपांशु मेरी भाषा समझ में आ रही है मैंने क्या बोला है? तो पक्षी नहीं करता। मैं कह रहा हूँ कोई भी लिविंग क्रिएचर है वो आज तक कभी इस टेम्पल के ऊपर से पास ऑन नहीं करा है। अरे पक्षी समझते हो? दुनिया भर के पक्षी। मतलब कुछ रूल है ऐसा या फिर? अरे एक बात बताओ, पक्षी कौन सा रूल मानेंगे? पक्षी इंसानों की बातें समझते हैं क्या? एरोप्लेन की इन्वेंशन आज हो रही है मॉडर्न इंडिया के अंदर, लेकिन कुछ ऐसा वाइब्रेशन है, कुछ ऐसा सिस्टम है कि इसके ऊपर से अगर कुछ भी अगर निकालो, देखो अब उसमें हिस्ट्री में ये नहीं लिखा हुआ कि नुकसान क्या होगा, लेकिन कोई प्लेन कभी इसके ऊपर से फ्लाई नहीं करा, कोई पक्षी इसके ऊपर, इस मंदिर के ऊपर से नहीं पास ऑन होता। ये हिस्टोरिकल हैपनिंग है, बढ़िया बात है जो इस मंदिर को लेके मैं बता रहा हूँ। जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी, बिल्ट बाय अनंत वर्मन गंगा।
देखो चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हिस्टोरिकल फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपको याद करा रहा हूँ, कभी जाने का मौका मिले तो वहां देखोगे, रियलाइज करोगे इन चीजों को। अरे चलूं आगे, दीपांशु। यस सर। तो पुरी में एक और इंपॉर्टेंट बात बताई, कौन सा? सन टेम्पल है, सन टेम्पल है। उसी इलाके में क्या कोणार्क जगह है, कोणार्क टेम्पल भी बोलते हैं सन टेम्पल को। सन की प्रेयर होती है, नरसिम्हा देव ने बनाया था उस जमाने के राजा। भैया गोल्डन टेम्पल तो आप सबको मालूम है, अमृतसर के अंदर है। अरे ये तो मालूम होगा अनन्या, गोल्डन यस टेम्पल। सर। तो Yes, ये sir. हमारे अमृतसर के अंदर है। किसने बनवाया? गुरु रामदास जी ने बनवाया। अरे सिखों के कितने गुरु हैं ये संख्या बता दो, चलो क्वेश्चन चल रहा है तो। सिखों के कितने गुरु हैं? 10 10। पहले गुरु का नाम बताओ। गुरु नानक देव जी। हे भगवान, पहले गुरु का नाम बताओ। गुरु गोविंद। हे भगवान, बच्चों। गुरु नानक देव जी। हाँ, अरे बच्चों, अरे तुम्हारे मोहल्ले की बातें कर रहा हूँ, तुम क्या गड़बड़ करते हो? पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी। और सबसे आखिरी बता दो, आखिरी बता दो जब बात चल रही है तो। गुरु गोविंद Guru जी। Gobind Singh. गुरु गोविंद सिंह जी, आखिरी आखिरी गुरु। 10 गुरु। अच्छा, गुरु वैसे तो उसके बाद भी आ सकते थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने जाते जाते, अंग्रेज उस वक्त लड़ाइयाँ चल रही थी, तो उन्होंने जाते जाते कहा कि अब आपका जो भी उनके फॉलोअर्स थे, जो अपने आप को सिख बोलते थे, उन्होंने धर्म बनाया खालसा। खालसा बोले तो खालिस, खालिस को इंग्लिश में बोलते हैं प्योर। जो उस सत्य को फॉलो करेंगे, जो उस गॉड की उपासना करेंगे, जिसको प्योर बोलते हैं, जिसे सत्य बोलते हैं, उन्होंने धर्म बनाया, खालसा की स्थापना करी थी। अरे दीपांशु, शब्द आप तो उस स्कूल में पढ़े हुए हो, खालसा। दीपांशु, खालिस की बात कर रहा हूँ, खालसा की बात कर रहा हूँ। तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने जाने से पहले कहा कि आज के बाद उन्होंने अपनी सारी, ध्यान से सुनना, कितने गुरु हैं जल्दी बोलो, 10। सारे बच्चे सुनना, 10 गुरु हैं। तो उन्होंने एक बुक लिखी, गुरु गोविंद सिंह ने बुक लिखी, जिसमें इन 10 गुरुओं की वाणी के साथ साथ, अरे जो उसमें लिखा हुआ है ना शब्द, शब्द उन्हें शब्द बोलते हैं, वाणी बोलते हैं, जिसमें सत्य की बातें बता रखी हैं, ट्रुथ की बातें बता रखी हैं। और सिर्फ इन 10 गुरुओं की वाणी नहीं है इसमें, इसके अलावा बहुत सारे हिंदू फिलोसफर, यानी बहुत सारे और दूसरे गुरुओं की वाणी है, जैसे कबीर। अरे नाम सुना है कभी? कबीर संत हुए, ऐसे बहुत सारे Yes, sir. दूसरे संतों की वाणी को भी इन्होंने शामिल करा है, जो ट्रुथ को रिफ्लेक्ट करते हैं। और उस पुस्तक को बोला गया, उस पुस्तक को बोला गया, जल्दी बोलो पुस्तक का नाम, दीपांशु। गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। तो अर्जुन देव जी ने कहा कि आज के बाद जितने भी फॉलोअर्स हैं, इस पुस्तक को गुरु मानेंगे, इस पुस्तक को गुरु मानेंगे। और पुस्तक का नाम बोला गया, जल्दी बोलो दीपांशु, पुस्तक का नाम आदि गुरु ग्रंथ साहिब। इनके जितने भी टेम्पल्स हैं, अरे सिखों के टेम्पल को क्या बोलते हैं? अरे नाम बोलते चलो जी जल्दी जल्दी, गुरुद्वारा। गुरुद्वारा। उस गुरुद्वारे में कोई स्टैचू नहीं है, उस गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब को रखा जाता है। का मतलब उन सभी संतों की वाणी, जिसमें 10 गुरुओं की वाणी भी शामिल है वो कह रहे हैं इनको पढ़ो, इनको समझो और इसको फॉलो करो, इनको फॉलो करो। ज्यादा पुराना नहीं है। इस दुनिया में जो सबसे लेटेस्ट धर्म है वो कौन सा है? सिखिज्म, जो सबसे बाद में बना है। ये समझ में आता है? 300 साल पुराना है बच्चों। तो देखो गोल्डन टेम्पल से कितनी सारी बातें निकल के आई। तो सिखों के टेम्पल को क्या बोलते हैं? गुरुद्वारा। क्वेश्चन याद हो गया। सिखों के कितने गुरु हुए? 10। पहला मैंने याद कराया, अरे बोलो जल्दी से, आदित्य देव पहले। गुरु नानक। और 10वें गुरु का नाम आखिरी वाला याद करना है, गुरु गोविंद सिंह। और उसके बाद जो उन्होंने पुस्तक लिखी उसे क्या बोला गया? जो उनकी पुस्तक है, फिलॉसफी लिखी हुई है, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। भैया इनके रिचुअलिस्टिक जो शादियां होती है, जो भी, सब कहाँ जाके होती हैं? गुरुद्वारे में। और प्रेयर्स, हर चीज के साथ प्रेयर जुड़ी हुई है, जिसको ये क्या बोलते हैं? अरदास। क्या बोलते हैं? अरे जल्दी जल्दी बोलते चलो जी, अरदास। तो वापस चलते हैं जी, आगे चलते हैं जी। तो हर टॉपिक पर बहुत कुछ बोला जा सकता है बच्चों। तो शॉर्ट समरी तेजी के साथ, तो मैं फिजिकल ज्योग्राफी पे वापस आता हूँ जी। फिजिकल ज्योग्राफी हमारी चल रही थी, वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही थी, इंपॉर्टेंट एरिया चल रहा था जो एग्जाम में आता है। तो ये मैंने मॉन्यूमेंट्स का टॉपिक आपके लिए डिस्कस करा। टॉपिक आपको भेजा हुआ है, चीज़ों को याद करो, इंटरेस्टिंग बनाओ, उससे रिलेटेड बहुत सारी हैपनिंग्स जो उसके आसपास, उससे रिलेटेड डाटा है वो सारा एक्यूरेट करो। मैंने नोबेल प्राइज को लेके बहुत सारा बताया है, कल मैं पूछूंगा, हिना याद रहेगा? यस सर। हिंदुस्तान का पहला आदमी जिसे नोबेल प्राइज मिला, नाम बताओ जल्दी से। रविंद्रनाथ टैगोर। आखिरी आदमी का नाम बताओ, 2000, ईयर भी बताना है, 2000।
2014 2014। आदमी का नाम बताओ जल्दी से, टॉपिक बताओ, सब्जेक्ट। कैलाश Kailash अच्छा, Satyarthi. नोबेल प्राइज में कितना प्राइज मिलता है? 10 10 million Swedish currency. प्लस 10 प्लस crore. एक गोल्डन कॉइन प्लस साथ में एक डिप्लोमा। डिप्लोमा मैं वापस आ रहा भैया, मैंने भी बताया था हिंदुस्तान का नेशनल एंथम किसने लिखा? जन गण मन, जल्दी बताना। रविंद्रनाथ टैगोर। तो जब बात चल रही है नेशनल एंथम की, तो नेशनल सॉन्ग की भी बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान के नेशनल सॉन्ग का नाम बताओ, नाम बताओ। नेशनल वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। आपको बताना है नेशनल सॉन्ग किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या बढ़िया बात है, बंकिम चंद्र चटर्जी। याद कर लो, मैंने इसका अलग से असाइनमेंट बनाया है, वो भी भेजूंगा आपके पास, लेकिन चीजें याद कर लो। वापस आते हैं जी। तो कॉन्टिनेंट्स की चर्चा चल रही थी, फिजिकल ज्योग्राफी की बात बताई थी मैंने। तो पूरी दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जल्दी बताओ। दीपांशु याद करा दिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। फिर मैंने बताया था पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग याद कर लो। ऐसा कॉन्टिनेंट जिसे बोला जाता है मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट इन द होल वर्ल्ड, एशिया। करीब करीब पूरी दुनिया की 60% आबादी एशिया में रहती है। फिर आपको बताना है वो कॉन्टिनेंट बताओ जहां सबसे कम आबादी रहती है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में भैया इंसान जंगली जानवरों की तरह रहता है। आदिवासी जनजातियां, कबीले हैं, वो लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा है। तो वो क्या, सबसे कम आबादी कौन से कॉन्टिनेंट में? नाम बताओ। अंटार्कटिका। यहाँ एक क्वेश्चन और तैयार हो रहा है, ऐसा कॉन्टिनेंट जो आइलैंड भी है। क्वेश्चन आएगा, आइलैंड कॉन्टिनेंट का नाम बताओ पूरी क्लास। आइलैंड कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। एक ही कॉन्टिनेंट ऐसा है जो अपने आप में आइलैंड भी है, उसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। और उस वहां के लोगों को क्या कहा जाता है? कंगारूस। क्या कहा जाता है? अरे यार मुझे एक बात और याद आ रही है, हिंदुस्तान में रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्रा। अरे एक रिवर का नाम बता रहा हूँ, ब्रह्मपुत्रा। हिंदुस्तान में ये ब्रह्मपुत्रा रिवर एक जगह पर इतनी ज्यादा वाइड हो जाती है कि उसके बीच के आइलैंड को बोला जाता है पूरी दुनिया का रिवर, पूरी दुनिया का रिवर बेस्ड लार्जेस्ट आइलैंड, सबसे बड़ा आइलैंड जो रिवर के अंदर है। अरे महासागर में तो है ही, वो तो चर्चा हम कर ही चुके हैं। रिवर बेस्ड पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, मुझे नाम बता दो। ये हिंदुस्तान में है, आसाम में है। जिस नदी में है उस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा। और ऐसा लगता है जहां पर आसाम में वो रिवर बह रही है कि वो समुद्र जैसा लगता है, उसकी इतनी ज्यादा चौड़ाई है, इतनी ज्यादा चौड़ाई है कि वो समुद्र जैसा लगता है। और वहां पर स्टीमर चलते हैं उस आइलैंड पर कि वो असम में लोगों को घुमाने के लिए ले जाते हैं स्टीमर के थ्रू। अरे दीपांशु बात समझ में आ रही है? इस दुनिया का सबसे बड़ा रिवर बेस्ड आइलैंड पूरी क्लास, मजूली आइलैंड। अरे जल्दी बोलो, क्या नाम बताया मैंने? मजूली आइलैंड। मजूली आइलैंड। ब्रह्मपुत्रा रिवर किस स्टेट के अंदर है? आसाम के अंदर है। वापस आ रहा हूँ जी, वापस आ रहा हूँ। हाईएस्ट वाटरफॉल इन द होल वर्ल्ड, हाईएस्ट वाटरफॉल इन द होल वर्ल्ड, एंजल। ही ना बोलो, हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सी है? एंजल। इसका लोकेशन, इसका सोर्स क्या है? वेनेजुएला में है ये। और इससे, इसकी वजह से रिवर बहती है, कौन सी? ट्रिब्यूटरी ऑफ करोनी, करोनी रिवर। हाइट आपको याद करने की जरूरत है, पेपर में कभी नहीं आएगी। आपकी नॉलेज के लिए मैंने लिखा है 979 मीटर हाइट है इस फॉल की। बस आपको हाईएस्ट वाटरफॉल इन द होल वर्ल्ड याद कर लो, एंजल। सेकंड हाईएस्ट फॉल आपकी नॉलेज के लिए बताइए, सेकंड की भी बात कभी नहीं करेगा वो, बस हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल। सेकंड आपकी नॉलेज के लिए लिखिए टुगेला। कहां पर है? साउथ अफ्रीका में। इससे कौन सी रिवर बहती है? टुगेला। क्लियर है दीपांशु? यस सर। मैंने अर्थ की बात करते हुए बताया था, हाईएस्ट पीक को क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी बोलना है। हाईएस्ट पीक सर माउंट एवरेस्ट। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ बातें और बताई थी, सुनना शुरू करो। ओल्डेस्ट फोल्ड ऑफ माउंटेन्स, मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको। अरावली। ए बच्चे, हे भगवान। हिमालयाज। अरे साउथ बच्चे, अमेरिका। साउथ अमेरिका मैंने बताया था। उस साउथ अमेरिका में ऊपर से लेके नीचे तक एंडीज फोल्ड ऑफ माउंटेन्स। ये ओल्ड भैया, इस दुनिया में हर चीज की लाइफ है, पत्थरों की, पहाड़ों की, इंसान की, पेड़ों की, हर चीज की लाइफ है। तो जो पहाड़ सबसे पुराने हैं उन्हें बोला जाता है ओल्डेस्ट फोल्ड ऑफ माउंटेन्स। याद कराया, एंडीज। एंडीज। अब ये एंडीज कहां पर है? लोकेशन मैंने आपको आइडिया दिया, साउथ अमेरिका में।
अब जब ये बात, और फिर मैंने याद कराया उसी वक्त, यंगेस्ट फोल्ड ऑफ माउंटेन्स, वो पहाड़ जो सबसे बाद में बने, यंगेस्ट फोल्ड ऑफ माउंटेन्स, उन्हें क्या कहा जाता है? हिमालयाज। फिर मैंने याद कराया अर्थ में हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहां पर है? हिमालय में। हाइट पेपर में नहीं आएगी, लेकिन आपके लिए याद कराया 8,848 मीटर। 8,848 मीटर। आपको पूछे ये एवरेस्ट कौन सी कंट्री में है? बोलते चलो जल्दी जल्दी। नेपाल। नेपाल के अंदर, नेपाल में। सेकंड हाईएस्ट पीक इन द होल वर्ल्ड मैं याद करा चुका हूं, K2। दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन, जिस अंग्रेज ने इसको आइडेंटिफाई किया था। K2 बोले तो गॉडविन ऑस्टिन। और ये कहां पर है? कहां पर है? POK बोले तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। हिंदुस्तान में नहीं है ये। कराकोरम रेंज होती है। अरे हिमालय में बहुत सारी रेंज है, हिंद कुश, कराकोरम, हिमालय, और ये सारे आपस में जुड़ते हैं जिस जगह पर, उस प्लेट्यू को बोलते हैं पामीर प्लेट्यू। क्या बोलते हैं बच्चों? अरे बोलते चलो जल्दी जल्दी। पूरे एशिया में बहुत सारे माउंटेन्स हैं। एक तरफ से हिमालयास, दूसरी तरफ से कराकोरम माउंटेन्स, तीसरी तरफ से हिंद कुश। ये सारे जाकर जिस प्लेट्यू पर मिलते हैं, जिस प्लेट्यू की हाइट 3,000 मीटर से ज्यादा है सी लेवल से, उसे क्या बोलते हैं? पामीर प्लेट्यू। क्या बोलते हैं? अरे बोलते ही नहीं बच्चों। पामीर प्लेट्यू। पामीर प्लेट्यू से और ऊपर प्लेट्यू कौन सा है? तिब्बतन प्लेट्यू। और ये तिब्बतन प्लेट्यू पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है, इसीलिए इसे बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। देखो एक और क्वेश्चन तैयार हो गया। अरे हिना मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला है? Yes sir, roof of the world, Tibetan plateau. तिब्बतन प्लेट्यू चाइना में है। अरे प्लेट्यू का मतलब जो ग्राउंड लेवल से ऊपर हाइट पर होता है उसे प्लेट्यू बोलते हैं। तिब्बतन प्लेट्यू की हाइट 3,500 मीटर से भी ज्यादा है। 3,500 मीटर से भी ज्यादा है। ये पूरी दुनिया का हाईएस्ट प्लेट्यू है। हाईएस्ट प्लेट्यू है, जिसकी वजह से इसे क्या बोला जाता है? क्वेश्चन तैयार हो गया दीपांशु। रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इससे नीचे वाला कौन सा है? पामीर। ये पामीर बहुत सारी पहाड़ियों को जोड़ रहा है। कराकोरम, हिंदकुश, हिमालयास को जोड़ रहा है ये पामीर प्लेट्यू या पामीर नॉट। ये क्लियर हो गया? यस सर। आगे चलता जा रहा हूं जी। तो मैंने आपको बताया सेकंड हाईएस्ट पीक इन द होल वर्ल्ड K2 और गॉडविन ऑस्टिन कहां पर है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। अगली बात बोल रहा हूं, ये पहाड़ी थर्ड हाईएस्ट, एक्चुअली में थर्ड याद करने का काम नहीं है, वो पूछ ले हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फिर यही है। हाईएस्ट पीक इन द इंडिया कंचनजुंगा। कंचनजुंगा, लेकिन ये पूरी दुनिया की थर्ड हाईएस्ट, पूरी दुनिया की थर्ड हाईएस्ट और इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? कंचनजुंगा। मैंने देखो ये मीटर याद, सिर्फ माउंट एवरेस्ट याद कर सकते हो 8848 मीटर सी लेवल से नापी जाती है हाइट। तो बच्चों ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है। मेरा क्वेश्चन था, मैंने याद कराया था हिमालयाज में जो ये कंचनजुंगा है ये हमारे देश में कहां पर है? अरे जल्दी बोलो, स्टेट का नाम? सिक्किम। सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल देखो, सिक्किम की बात चल रही है, कैपिटल बोलो जल्दी जल्दी। कैपिटल गैंगटॉक। 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 आगे चलते हैं जी। लॉन्गेस्ट रिवर्स की बात कर रहा हूं। लॉन्गेस्ट रिवर, पूरी दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर दीपांशु? नाइल रिवर। नाइल रिवर कहां से निकलती है? सोर्स क्या है? विक्टोरिया लेक से। विक्टोरिया लेक से। विक्टोरिया लेक इतनी बड़ी है कि उसे विक्टोरिया सी भी कहा जाता है। ये विक्टोरिया लेक कहां पर है? मैंने यहाँ निशान लगा दिया है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, इजिप्ट और युगांडा। यहां से निकलती है नाइल रिवर और ये कहां जाकर खत्म हो जाती है? मेडिटेरियन सी में। मेरा क्वेश्चन है पूरी क्लास से, भैया मेडिटेरियन सी का मैं आइडिया बोलता हूँ, यूरोप, एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में है। अरे आइडिया समझ में आता है? कभी वर्ल्ड का नक्शा देखा हो? अनन्या जल्दी जल्दी बोलो। Yes sir. मैंने क्या बोला? यूरोप, एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में ये मेडिटेरियन सी। ये मेडिटेरियन सी जाके कहाँ मिलता है? अटलांटिक ओशियन में। अटलांटिक ओशियन में। मेरा क्वेश्चन है मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशियन को जोड़ने वाले सिस्टम को क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर। क्या बोलते हैं? Gibraltar. जिब्राल्टर। इसे की टू मेडिटेरियन कहा जाता है और इस जिब्राल्टर को अंग्रेजों ने, यूके ने कब्जा कर रखा है इस जिब्राल्टर पर। यानी अटलांटिक ओशियन से मेडिटेरियन सी में आने का रास्ता जिब्राल्टर से होके जाता है और इस जिब्राल्टर पर कब्जा कर रखा है यूके ने। मेरी भाषा यूके समझते हो ना बच्चों? दीपांशु? यस सर। तो जिब्राल्टर पर कब्जा यूके ने कर रखा है।
तो अटलांटिक ओशियन से मेडिटेरियन सी में जाने का रास्ता क्या है? जिब्राल्टर। इसीलिए जिब्राल्टर को कहा जाता है की टू मेडिटेरियन। पूरी दुनिया में जिब्राल्टर को शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? जल्दी बोला, मैंने अभी बोला है की टू मेडिटेरियन। ये समझ में आ गया? की टू मेडिटेरियन, मेडिटेरियन जाने का रास्ता है तो की टू मेडिटेरियन बोल दिया। और ये अटलांटिक ओशियन कहाँ है? इसकी लोकेशन का मैं आइडिया दे रहा हूँ। ये जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, और इधर की तरफ यूरोप, और दूसरा कौन सा है? नीचे अफ्रीका चल रहा है। इन दोनों के बीच में जो महासागर है, जो ओशियन है, उसे क्या बोलते हैं? अटलांटिक ओशियन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। अरे पूरी दुनिया में कितने ओशियन है? नाम बताओ जरा जल्दी जल्दी, संख्या बता दो पहले। 5 पांच ओशियन है। सबसे बड़े ओशियन का नाम याद कराओ। अरे जल्दी जल्दी बोलो। पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। सबसे छोटे वाले का बोलो। इंडियन इंडियन नहीं है, इंडियन नहीं है, आर्कटिक है, मैंने याद कराया। आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन छोटे वाला। फिलहाल मुझे पांचों ओशियन के नाम बता दो। पैसिफिक, आर्कटिक, अटलांटिक, अटलांटिक, और एक और रह गया इंडियन ओशियन। अरे क्लियर है? मैं ये लिखा हुआ, सब लिखा हुआ दिखाऊंगा अभी आगे। तो बड़ा याद रखना, छोटा वाला। अच्छा, जब बड़े वाले की बात चल रही है तो एक और क्वेश्चन याद कर लो। सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन, और यहाँ पर पूरी दुनिया, पूरी अर्थ की सबसे डीपेस्ट पॉइंट को क्या बोला जाता है? मेरियाना ट्रेंच। 11,000 से ज्यादा मीटर, 11,000 मीटर से ज्यादा की गहराई है मेरियाना ट्रेंच। और जब मैं ओशियनोग्राफी कराऊंगा तो बताऊंगा ट्रेंचेस क्या होते हैं। तो मेरियाना ट्रेंच वो जगह पैसिफिक ओशियन की। और पैसिफिक ओशियन में भी कौन सा हिस्सा? नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। ये क्लियर हो गया अनन्या? यस सर। तो भैया लॉन्गेस्ट रिवर इन द होल वर्ल्ड नाइल। सोर्स याद रखो, विक्टोरिया लेक, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कहाँ जाके मिलती है? मेडिटेरियन सी। आइडिया बता दिया। जब भी कोई बात बोलूं तो आपके माइंड में स्कैन हो जाना चाहिए वो डाटा, और वो मैप के साथ जोड़ दिया करो। मैप में कहाँ है? मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी का पानी। अच्छा, सी और ओशियन में क्या फर्क होता है? पूरी क्लास अब किसी किताब में नहीं लिखा हुआ मिलेगा। अरे जल्दी जल्दी बोलो। सर सी में सॉल्टी वाटर होता है और ओशियन में नहीं होता? क्या मजाक करते हो? ओशन बड़ा होता है। ओशन बड़ा होता है। ओशियन बड़ा होता है, सी छोटा होता है। कितना छोटा और कितना बड़ा, ये झगड़ा हो गया ना ये तो। हे भगवान। अरे ओशियन बड़ा है, बात ठीक है, सी छोटा है कंपैरिजन टू ओशियन, लेकिन कितना बड़ा और कितना छोटा है तो झंझट हो गया। अरे पूरी क्लास, क्या मजेदार टॉपिक है ये भैया। ज्योग्राफी रट्टा मारने का टॉपिक नहीं है, अंडरस्टैंड का टॉपिक है। अवेकनिंग को प्रमोट करता है कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट। भैया ओशन सी कॉन्टिनेंट्स के बीच होता है, और सी एक किसी भी कंट्री के बीच में होता है। देखो, जो विद इन द बाउंड्री हो, विद इन द बाउंड्री हो उसे समुद्र बोलते हैं, सी बोलते हैं। जो बियॉन्ड बाउंड्री हो उसे ओशियन बोलते हैं। अरे सबको समझ में आ गया? बियॉन्ड बाउंड्रीज। अरे क्लियर है दीपांशु बाबा? यस सर। आगे चलते हैं भैया। ये अमेज़न को याद कर लो। इस दुनिया की देखो, लॉन्गेस्ट नहीं बोल रहा मैं, इस दुनिया की सबसे बड़ी नदी, इस दुनिया की सबसे फास्टेस्ट रिवर, इस दुनिया की ऐसी रिवर जिसमें पानी सबसे ज्यादा है। फास्टेस्ट की बात करें, लार्जेस्ट की बात करें, वाइडेस्ट की बात करें, सिर्फ अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर किस कॉन्टिनेंट, कहां पर है? साउथ अमेरिका बता रहा हूं। एंडीज पर्वतमालाएं पेरू से निकलती है, और पानी कहां जाके गिरता है? अटलांटिक ओशियन। अरे याद हो गया? यस सर। अरे एंडीज से मेरे को बात याद आ रही है, सारे याद करो। एंडीज फोल्ड ऑफ माउंटेन, साउथ अमेरिका। यहां पर इस दुनिया की सबसे ऊंची हाइट पर कैपिटल है लपाज। अरे क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, हाईएस्ट कैपिटल इन द होल वर्ल्ड। हाईएस्ट कैपिटल, अभी मैंने हाईएस्ट प्लेट्यू बताया, कौन सा था? हिना नाम बोलो। हाईएस्ट प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू, जिसे कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ एक क्वेश्चन और तैयार हो रहा है, एक और क्वेश्चन तैयार हो रहा है। हाईएस्ट कैपिटल इन द होल वर्ल्ड, लपाज। ये लपाज कैपिटल है किस देश की? बोलीविया की। बोलीविया कहां पर है? एंडीज फोल्ड ऑफ माउंटेन पे। ये कहां पर है? साउथ अमेरिका। अरे याद हो गया? जल्दी जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो। अरे कहां गए? नो सर। अरे मैंने बोला है एंडीज फोल्ड ऑफ माउंटेन्स साउथ अमेरिका में है। यहाँ पर एक ऐसी कैपिटल है जो पूरी दुनिया की हाईएस्ट कैपिटल है। हाईएस्ट, किसी कंट्री की कैपिटल जो सबसे ज्यादा हाइट पर है सी लेवल से, उस कैपिटल का नाम लपाज। लपाज ये कैपिटल किस देश में है? बोलीविया में। ये बोलीविया देश कहाँ पर है? एंडीज फोल्ड ऑफ माउंटेन पे। और ये एंडीज फोल्ड कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। अरे समझ में आता है?
यस सर। यस सर, अब आ गया। अब देखो एक और बात बोल रहा हूं इसी के साथ, इस दुनिया की सबसे ज्यादा हाइट का शहर, कैपिटल नहीं बोल रहा, हाईएस्ट सिटी इन द होल वर्ल्ड, इसको कहा जाता है फॉरबिडन सिटी। पूरी दुनिया में फेमस है फॉरबिडन सिटी। वहां जाओ और दुनिया को भूल जाओ, इतनी ज्यादा हाइट पर है। शहर का नाम है लासा। पर जल्दी बोलो आसिफ, क्या बोला है मैंने? भैया लासा। लासा। ये लासा किस पे है? तिब्बत के अंदर है भैया। तिब्बत किसी जमाने में अलग इंडिपेंडेंट कंट्री थी, अब इस पर चाइना का कब्जा है। और इसके राजा दलाई लामा भागकर हिंदुस्तान में आ गए हैं और हिंदुस्तान की शरण में हैं, शरण में हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। कहां पर? हिमाचल में। जगह का नाम धर्मशाला। अरे समझ में आता है मैंने क्या बोला? यस सर। याद हो गया? हाईएस्ट सिटी इन द होल वर्ल्ड लासा। कहां पर है? तिब्बत में। किसका कब्जा? चाइना का। और हाईएस्ट कैपिटल की बात करूं तो वो क्या है? लपाज। कैपिटल किसकी है? बोलीविया की। अच्छा, लासा को क्या कहा जाता है? लासा की हाइट, लासा की हाइट लपाज से ज्यादा ऊंची है। फोरबिडन सिटी कहा जाता है इसे पूरी दुनिया में। क्या कहा जाता है? अक्षित बोलो जल्दी से। फॉरबिडन सिटी। तो भैया समय की लिमिटेशन है, समय समाप्त हो जाता है।